सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी सेफ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम मनी के कॉन्सेप्ट को ही आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट के हमने वीडियो में मनी सप्लाई को ख़त्म किया था और आज हम यहाँ पर मनी सप्लाई को किस तरीके से मेज़र किया जाता है वो हम समझने वाले हैं। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा और जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और जल्दी से ये वीडियो को ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो जो है बहुत छोटी होने वाली है। ओके, तो जल्दी से कॉन्सेप्ट को समझ लेना है और जल्दी से इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लेना है। ओके, तो फाइनली यहाँ पर हमारे पास जो है मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, किस तरीके से मनी सप्लाई को हम मेज़र करते हैं वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट्स हैं M1, M2, M3 एंड M4 की मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। तो यहाँ पर M1 के कुछ कंपोनेंट्स हैं, वो कंपोनेंट्स क्या हैं वो यहाँ पर हम समझने वाले हैं। सो बेसिकली यहाँ पर M1 के लिए एक बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है जो कि बहुत जल्दी याद हो जाएगा और इसके बेस पर कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर M1 इज इक्वल टू होता है C प्लस DD प्लस OD। यहाँ पर C जो है वो रिप्रेजेंट करता है करेंसी या फिर कॉइन्स को, और जो हमारा DD है वो डिमांड डिपॉजिट्स को, और OD अदर डिपॉजिट्स को। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर C के बारे में, जो कि रिप्रेजेंट करता है करेंसी या फिर कॉइन्स को। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर कंट्री में एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जो पब्लिक के पास पैसा है, यानी कि जो लीगल तौर पे करेंसी यूज़ हो रही है, उसको यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। यानी कि मेज़रमेंट के लिए उसी कॉइन और करेंसी को लिया जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स हो या फिर पेपर्स नोट्स हो। ठीक है, हम यहाँ पर बात करेंगे डिमांड डिपॉजिट्स के बारे में। ये कमर्शियल बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शंस होती हैं। ये एक चेक फॉर्म में होता है, जिस तरीके का चेक होता है उसी तरीके से ये डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं। ऑन डिमांड जो है ये लिए जाते हैं, यानी कि ट्रांसफ़र किए जाते हैं और विड्रॉल किया जाता है इससे पैसा। ओके, तो कमर्शियल बैंक में कभी भी आप जाओगे तो ये आपको डिमांड डिपॉजिट मिल जाएगा। इसके थ्रू आप विड्रॉल या ट्रांसफ़र कर सकते हो ऑन डिमांड किसी को भी पैसा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये जो दो पॉइंट है, पहला C फॉर करेंसी और कॉइन्स, और यहाँ पर हमारे पास अब लास्ट पॉइंट बचता है जो कि है अदर डिपॉजिट्स। अब ये अदर डिपॉजिट्स क्या हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसके बेस पर क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसको क्लियर कर लेना। तो अगर इस पॉइंट को क्लियर कर लेते हो तो आपके 3 मार्क्स जो है वो पक्के हो जाएंगे, यानी कर लोगे आप अपने 3 मार्क्स। ठीक है, तो इसके बेस पर क्या क्वेश्चन होता है वो भी मैं बताऊँगा आपको वीडियो के एंड में। ठीक है, तो वीडियो को पूरी देखना। तो हम अपने पॉइंट की तरफ आते हैं, अदर डिपॉजिट्स। वो अदर डिपॉजिट्स क्या होते हैं समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 पॉइंट आते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है कि एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि नाबार्ड, NABARD, ये क्या करता है, पब्लिक डिपॉजिट्स को डायरेक्टली RBI के साथ मिलकर काम करता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है। दूसरा पॉइंट आता है कि जितने भी हमारे फॉरेन सेंट्रल बैंक्स हैं या फिर गवर्नमेंट बैंक्स हैं, ये क्या करते हैं, डायरेक्ट डिपॉजिट्स करते हैं RBI के साथ। ठीक है, जो भी डिमांड डिपॉजिट्स होंगे इनके, वो सब के सब डायरेक्टली RBI के साथ होंगे। तो ये दूसरा पॉइंट था यहाँ पर। ओके, तीसरे पॉइंट में भी यहाँ पर जितने भी हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगे, जैसे कि IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गए, डायरेक्टली डिमांड डिपॉजिट जो है काम करेंगे किसके साथ, RBI के साथ। यानी कि तीनों ही कंडीशन में डायरेक्टली किसको पॉइंट किया जा रहा है, RBI को पॉइंट किया जा रहा है। पहले पॉइंट में हमने क्या समझा कि जितने भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगे वो डायरेक्टली डिमांड डिपॉजिट्स करेंगे RBI के साथ। दूसरे वाले पॉइंट में जितने भी हमारे फॉरेन सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट बैंक्स होंगे वो डिमांड डिपॉजिट्स करेंगे RBI के साथ। और तीसरे पॉइंट में जितने भी हमारे इंटरनेशनल जैसे कि IMF या फिर वर्ल्ड बैंक, ये डायरेक्टली डिमांड डिपॉजिट्स करेंगे किसके साथ, RBI के साथ। तो यहाँ पर तीसरा वाला जो पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, जिसको कहते हैं हम अदर डिपॉजिट्स। अदर डिपॉजिट्स किसके साथ, सीधे RBI के साथ। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो जैसा कि मैंने कहा था कि क्वेश्चन मैं इस पर बताने वाला हूँ आपको, वेट करो, अभी जो है वीडियो बाकी है, लास्ट में बताऊँगा क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। फाइनली जो है हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ आ चुके हैं, जो कि है सप्लाईज ऑफ मनी। बड़े ध्यान से समझना, अभी तक हमने पढ़ा कि मनी किस तरीके से सप्लाई होती है, किस तरीके से मेज़र की जाती है। अब हम सप्लायर्स की बात करेंगे, आखिर ये सप्लायर कौन होते हैं, यानी कि मनी को सप्लायर करने वाले
कौन है ये हस्ती? सबसे पहले यहाँ पर सप्लायर्स ऑफ मनी में इंक्लूड होता है वो है सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री। कोई भी कंट्री हो उसका सेंट्रल बैंक, जैसे कि इंडिया में आरबीआई, ओके, तो ये सप्लायर ऑफ मनी होंगे। दूसरे पर कमर्शियल बैंक और तीसरे पर गवर्नमेंट। तो क्या गवर्नमेंट और कमर्शियल बैंक भी करेंसीज जो है इशू करने लग गए? नहीं। यहाँ पर यही सोचने वाली बात है कि जब आरबीआई नोट्स एंड कॉइन्स को इशू करती है तो गवर्नमेंट और कमर्शियल बैंक क्या करती हैं? कमर्शियल बैंक कभी भी जो है डिमांड डिपॉजिट्स को इशू करती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो नोट इशू हो रहे हैं और करेंसी इशू हो रही है वो आरबीआई कर रही है, तो कमर्शियल बैंक और गवर्नमेंट बैंक क्या कर रहे हैं? कमर्शियल और गवर्नमेंट बैंक जो है, जो हमने अभी पढ़ा, यानी कि डिमांड डिपॉजिट्स विच आर ट्रांसफरेबल होती हैं या ऑन डिमांड हम मनी को डिपॉजिट या फिर विड्रॉल कर सकते हैं, तो ये चेकेबल फॉर्म में होती है, जिनको ये इशू करती हैं कौन? कमर्शियल बैंक एंड गवर्नमेंट्स। गवर्नमेंट और कमर्शियल बैंक कैन नॉट इशू एनी करेंसी और कॉइन्स, वेदर इन फॉर्म ऑफ कॉइन्स या फिर पेपर नोट्स, ठीक है। कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करती है, तो ध्यान रखना ये बात, ठीक है। और एक बार और मैं रिमाइंडर दे दूं आपको कि गवर्नमेंट और कमर्शियल बैंक नोट इशू नहीं करते हैं, कॉइन्स इशू नहीं करते हैं, ये इशू करते हैं क्या? डिमांड डिपॉजिट विच आर ट्रांसफरेबल होते हैं, विड्रॉल किया जा सकता है, डिपॉजिट किया जा सकता है, ठीक है, ऑन डिमांड पर। क्लियर है? आई होप आपको कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर, व्हाट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ द मनी सप्लाई? कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं मनी सप्लाई के? यहाँ पर आपको आंसर में देना है करेंसी, जो कि हो सकती है पेपर में भी और कॉइन्स में भी। नेक्स्ट है हमारे पास डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स हो गए सप्लाई ऑफ मनी के। पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट या कमर्शियल बैंक कैश डिपॉजिट करती हैं तो उसको सप्लाई ऑफ मनी कंसीडर क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी सिर्फ एक ही कर सकता है, वो है आरबीआई बैंक। ये क्या करते हैं? ये चेकेबल फॉर्म यानी कि डिपॉजिट्स डिमांड्स को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। सो गाइस, क्वेश्चन भी यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, आंसर भी बता दिया। कमेंट में मुझे बताओ ये कि किस किस को आंसर इसका पता था, अगर चैप्टर कंप्लीट कर लिया है तो। नहीं किया है तो चैप्टर को फटाफट से लास्ट की वीडियोस देखकर, यही वीडियो देखकर ख़त्म कर लो मनी चैप्टर को। नेक्स्ट वीडियो होने वाले हमारी बैंकिंग चैप्टर की, बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है और कुछ बेनिफिट हो रहा है तो वीडियो को शेयर करो। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।